नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलगता नजर आ रहा है। भयानक जंग के आसार प्रबल होते दिख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, क्योंकि यहां पर हो गई है व्लादिमीर पुतिन के मुल्क की एंट्री। जी हां, ईरान में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती होने जा रही है। क्या आज इसी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर फुल एंड फाइनल में। इसके अलावा और भी कई अहम खबरें हैं जिसके बारे में आज हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन ईरान में रूस की एंट्री के संकेत क्या हैं, इसका सबब क्या है और रूस का मोटिव क्या नजर आ रहा है, ईरान का किस हद तक साथ देने के लिए तैयार हैं व्लादिमीर पुतिन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा भी और कई बड़ी खबरें हैं फुल एंड फाइनल में। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की विनाशक एंट्री हो गई है। इसके अलावा लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। समंदर में चीन की दादागिरी से जुड़ी खबर भी आ रही है। ताइवान के शिप पर किया गया है कब्जा, तीसरी बड़ी खबर। और चौथी बड़ी खबर, ब्लैक सी फ्लीट के बाद क्रीमिया ब्रिज पर हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। शुरुआत पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं। राफा से यह खबर है। राफा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी हुई है। राफा में हमास का सप्लाई लाइन तबाह कर दिया गया है। राफा में हमास के टनल पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास के टनल पर जबरदस्त अटैक हुआ है और इसे कर दिया गया है तबाह। ये देखिए, राफा में इजराइल की बमबारी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल का आईईडी से गाजा के टनल में कैसे किया गया विस्फोट, ये आपने देखा। और अगली अहम खबर राफा से ही। राफा में हमास का विनाशक पलटवार हुआ है। राफा में आईडीएफ के मरकोवा टैंक पर हमला बोला गया। हमास के हमलों में आईडीएफ के कई व्हीकल तबाह हुए हैं। ये देखिए, गाजा में अब तक करीब 38,000 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। राफा में आईडीएफ के टैंक पर कैसे किया गया है अटैक, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। अल्लाहु अकबर। انصروا انصروا तो गाजा की युद्ध भूमि कैसे आग उगल रही है, ये 2 तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। राफा में इजराइल की बमबारी की ये तस्वीरें एक तरफ आपके सामने हैं और दूसरी तरफ हमास के टनल को कैसे किया गया है बर्बाद। यानी एक तरफ आईडीएफ के हमले जारी हैं और दूसरी तरफ आईडीएफ को निशाना बनाकर हमास अभी भी तगड़े हमले कर पाने में सक्षम नजर आ रहा है। और अगली बड़ी खबर, इजरायली आर्मर्ड व्हीकल पर भीषण अटैक से जुड़ी। हमले में तबाह हो गया आईडीएफ का पैंथर आर्मर्ड व्हीकल। ये देखिए तस्वीरें। हमले में कई आईडीएफ सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है हमास की तरफ से। यही वो हमला है जिसमें कई आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं, ये दावा हमास की तरफ से किया गया है। तो देखिए, ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त की साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि गाजा की युद्ध भूमि में चल क्या रहा है। राफा में हमास के टनल पर डायरेक्ट अटैक हुआ है।
अब तक करीब 38,000 लोगों की जान गाजा के अंदर जा चुकी है, जिसमें आईडीएफ के सैनिक भी शामिल हैं और आईडीएफ के पैंथर आर्मर्ड व्हीकल को भी बनाया गया है निशाना। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी जुड़ रहे हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये 3 तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अभी भी गाजा में कैसा भीषण युद्ध चल रहा है। 38,000 लोगों की जान गई है। कहीं से कोई आसार नजर आ रहे हैं कि इस तबाही और बर्बादी पर लगाम लगे? देखिए, मुझे लगता है कि 21 दिन बाद इस मामले में एक बड़ा फैसला होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिका के संसद को संबोधित करेंगे। अच्छा। उससे पहले इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। उसके बाद फुल एंड फाइनल एक डिसीजन होगा कि हमास का क्या करना है, गाजा का क्या होगा और क्या हिजबुल्लाह के साथ जंग होगी या नहीं। क्योंकि जब नेतन्याहू और बाइडेन की मीटिंग होगी उससे पहले कमोबेश आपको यह संख्या दिखाई देगी और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि बमबारी के शिकार निर्दोष लोग होते रहेंगे। हमास के ऊपर कार्रवाई के नाम पर यह तमाम बमबारी होती रहेगी। लेकिन मैं ये भी मानकर चल रहा हूं कि इस महीने के आखिर तक इस मामले में एक निर्णायक फैसला होगा कि हमास का सफाया ही करते रहना है या फिर यहां पर पॉज बटन लगाना है। बिल्कुल, और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखिए, ईरान और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। साउथ लेबनान से अहम खबर है। साउथ लेबनान के कंट्रोल सेंटर पर यह अटैक किया गया। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की यह कोशिश थी। ये देखिए तस्वीरें, कैसे हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों को एक साथ बनाया गया है निशाना। और अगली बड़ी खबर रूस यूक्रेन के जंगी फ्रंट से। यूक्रेन का रूसी फ्रंटलाइन पर हमला हुआ है। फ्रंटलाइन पर तैनात सेल्फ प्रोपेल्ड गन को तबाह किया गया है। कैसे, ये देखिए। हमले में रूस का बारूदी स्टोरेज भी तबाह कर दिया गया। तो रूसी फ्रंटलाइन पर किस तरह से हमला किया गया है रूस की तरफ से, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यूक्रेन ने रूसी फ्रंटलाइन पर यह जोरदार हमला किया है और सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो यहां पर मौजूद थी उसे कर दिया गया है तबाह। रूस का जो बारूद का स्टोरेज था उसे भी इस हमले में बर्बाद कर दिया गया। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ईस्ट यूक्रेन में रूसी वेपन भंडार पर हमला किया गया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने यह जबरदस्त हमला बोला। ये देखिए तस्वीरें। 24 घंटे में करीब 1200 रूसी सैनिकों की मौत की भयावह खबर सामने आ रही है। 1200 रूसी सैनिकों की जान गई है। 24 घंटे में रूस के 16 एडवांस टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी हथियार डिपो पर हमला किया गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर, सिर्फ 24 घंटे में 1200 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यूक्रेन कैसे रूस को बड़ी चोट पहुंचा रहा है इन हमलों के जरिए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पिछले 24 घंटे में 1200 रूसी सैनिकों की मौत की भयावह खबर भी सामने आ रही है। यानी रूस और यूक्रेन दोनों ही तरफ नुकसान जबरदस्त हो रहा है और भारी संख्या में यूक्रेन और रूस के सैनिकों की जान जा रही है इस जंग के चलते। और अगली बड़ी खबर अवदीवका में रूस के स्पेशल ऑपरेशन से जुड़ी। रूसी ऑपरेशन में तबाह अमेरिकी अब्राम्स टैंक। ड्रोन के इनपुट के बाद अब्राम्स पर सटीक हमला किया गया। ऑपरेशन में रूसी T-72 टैंक का एक्शन नजर आया। यह देखिए। ये तस्वीरों में आपको रूसी T-72 टैंक नजर आ रहा है एक्शन में और यूक्रेनी ठिकानों को इसने कैसे बनाया है निशाना, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर, रूसी आर्टिलरी का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी फाइटर की ईस्ट यूक्रेन पर बमबारी।
यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर रूस का हमला। यूक्रेनी सेना के मोटार क्रू को नष्ट कर दिया गया है, यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। रूस का हमला यूक्रेनी ठिकानों पर, तस्वीरें आपके सामने। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूस यूक्रेन के जंगी मैदान में क्या सबसे बड़ा डेवलपमेंट सुमित आपको नजर आता है? एक तरफ तबाही और बर्बादी का सिलसिला हम रुकते हुए देख नहीं रहे हैं, वहीं इतने दिनों की युद्ध के बाद, जंग के बाद अभी भी यूक्रेन रूस को बड़ी चोट पहुंचाने में सक्षम नजर आ रहा है। 24 घंटे में 1200 सैनिकों की मौत। देखिए, अगर आप इसे समीर इस तरीके से देखें कि यूक्रेन के पास अब कुछ ज्यादा करने के लिए बचा नहीं है, मैन पावर का शॉर्टेज है। लगातार ये भी रिपोर्ट आई कि 50,000 से 60,000 के करीब एक्टिव सोल्जर्स हैं, बाकी अनट्रेन्ड सोल्जर्स उन्होंने अपने वॉर जोन में डिप्लॉय कर रखे हैं। और वहीं पर रूस की जो डिप्लॉयमेंट है, 5 लाख ज्यादा सोल्जर्स हैं जो यूक्रेन के इलाकों में मौजूद हैं। तो यूक्रेन के पास करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो अपने मिसाइल से, अपने रॉकेट से, अपने लगातार ड्रोन से उन लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं जहां पे आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो हैं रशिया के, या फिर फॉरवर्ड इलाकों में जहां पर रूस ने अपने बड़ा, जो आप कह सकते हैं, सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो निश्चित तौर पर रूस, यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि लास्ट लीप में या लास्ट, आप कह सकते हैं कि दौड़ के अंदर जितना ज्यादा नुकसान रूस को पहुंचाया जा सके वो पहुंचाया जा सके, क्योंकि लगातार यूक्रेन अब ये बात खुद कहता रहा है कि अब इस जंग को रुक जाना चाहिए। लगातार इसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो यूक्रेन के पास अब ज्यादातर करने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन के बड़े जखीरे का इस्तेमाल ऐसे लोकेशंस को टारगेट करने के लिए कर रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए यूक्रेन की तरफ से अब बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। आखिरी वक्त नजर आ रहा है यूक्रेन के मद्देनजर, आर या पार की लड़ाई इसीलिए लड़ी जा रही है। तो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और कौन कौन सी वो अहम खबरें हैं ये रही आपके सामने। एक के बाद एक जंगी मैदान से जो खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो इजराइल वर्सेस ईरान का फ्रंट हो या रूस वर्सेस यूक्रेन का, वो आपके सामने है। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा प्रोफेसर राजन कुमार भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें, जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। भीषण बमबारी से दहला गाजा का नुसीरत कैंप। शरणार्थियों के कैंप के नजदीक प्रचंड बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नुसीरत कैंप में कैसे भीषण बमबारी की गई है। गाजा का नुसीरत कैंप दहल उठा है। भीषण बमबारी से यहां जबरदस्त नुकसान की खबर है। शरणार्थियों के कैंप के बिल्कुल नजदीक ये प्रचंड बमबारी इजराइल की तरफ से की गई, और इजरायली बमबारी में कई लोग मारे गए। और खान यूनिस से भी एक अहम खबर है। खान यूनिस में आईडीएफ की भीषण बमबारी हुई है। रिहायशी बिल्डिंग पर हमले का दावा किया गया है। इजरायली हमले के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। खान यूनिस से आईडीएफ के जाने के बाद ये लोग लौट रहे थे, और उसी वक्त इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने बमबारी कर दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। और अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजराइल के विनाशक हमले से जुड़ी। आईडीएफ और शिन बेट का ज्वाइंट ऑपरेशन। ये देखिए, हमास के ठिकानों पर कैसे की गई है विध्वंसक बमबारी। इजराइल पर हमले की तैयारी के बीच ये बड़ा अटैक अंजाम दिया गया वेस्ट बैंक में। और इधर हिजबुल्लाह भी जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक हुआ है। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ के बेस पर किया गया है जबरदस्त हमला। नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ का आयरन डोम एक्टिव। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा रॉकेट नाकाम किए गए। तो आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह ने बोला है हमला। इजराइल की तरफ से
शंकर प्रसाद जी, लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा की युद्ध भूमि से लगातार हम देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान जाने की खबरें सामने आ रही हैं और इधर से ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल लगातार इजराइल पर हमले के लिए किया जा रहा है। किस तरह की स्थितियां बनते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं? धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। देखिए, असलियत में समझने की बात यह है कि टैक्टिकल एक्सचेंज ऑफ फायर दोनों तरफ से चल रहा है जी। आईडीएफ की तरफ से चल रहा है और हमास की तरफ से चल रहा है, उस तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से चल रहा है। समझने की बात यह है कि टैक्टिकल एक्सचेंज ऑफ फायर ये कंटिन्यू रहेगा। और आज के अगर आपने अखबार देखे हो तो उसमें क्लियरली रिपोर्ट आई है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को ख़त्म करेंगे। ये हमास को ख़त्म कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इट्स ए वेरी क्वेश्चनेबल एंड डिबेटेबल पॉइंट। लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि होस्टेजेस की रिलीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए सीज़ फायर होना बहुत लाजमी है। तीसरी तरफ इसी के साथ जुड़ी हुई बात जो हिजबुल्लाह कह रहा है कि अगर सीज़ फायर हो जाता है तो हम भी अपना सीज़ फायर कर देंगे इजराइल के साथ, हम भी बमबारी अपनी लड़ाई बंद कर देंगे। जिस तरह के आपके पत्रकार ने मनीष ने कहा अभी कि 28 तारीख को इसका शायद फैसला होगा, वो तो मैं नहीं कह सकता कि फैसला होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि इस किस्म की एक्सचेंज ऑफ फायर, इस किस्म की कैजुअल्टीज़ ये चलती रहेगी जब तक कि हमास नष्ट नहीं होगा। और हमास को नष्ट करना मेरे ख्याल से क्वाइट इम्पॉसिबल है। और ज़रूरी बात यह है कि इसमें एक न एक कहीं ना कहीं जाकर इसको सीज़ फायर करना ही पड़ेगा अगर होस्टेजेस को लाना है। लेकिन ज़रूरी बात इसके साथ ये भी सोचने की है कि अब कितने होस्टेजेस जिंदा हैं। 250 के करीब थे, अब कितने बचे हैं। इतनी बमबारी हो रही है, 30-40 हज़ार लोग मर चुके हैं, उसमें कितने होस्टेजेस मर चुके हैं, कितने होस्टेजेस को मार दिया गया है और कितने जिंदा हैं अभी, ये किसी को नहीं मालूम। यही एक बड़ी वजह है कि बातचीत आगे भी नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इजराइल को ये पता नहीं लग रहा और हमास ये बताने को तैयार नहीं है कि विद एविडेंस कि कितने अभी होस्टेजेस जिंदा हैं। अगर सब्सटैंशियल नंबर जिंदा की वो लिस्ट दे दें, उनकी एक बता दें, साबित कर दें कि जिंदा हैं, तो हो सकता है कि युद्ध विराम हो जाए। लेकिन ये बात हो नहीं पा रही है। बातचीत मेरी समझ से यहीं अटक जाती है कि अभी तक हमास ये नहीं बता पा रहा है कि कितने होस्टेजेस फिजिकली अलाइव हैं और सर्वाइव कर रहे हैं जिनको हम रिलीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस समय बड़ी कठिन सिचुएशन है। देखिए अभी क्या होता है, कहना बड़ा कठिन। मैं तो ये कहूँगा 28 तारीख को डिसीजन होता है कि नहीं होता। अगर बिना हमास को डिस्ट्रॉय किए हुए और बिना होस्टेजेस के रिलीज़ के अगर इजराइल मान जाता है 28 तारीख को, तो एक तरह से इजराइल की डिफीट होगी। वो इजराइल को मेरे बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त बहुत मुश्किल परिस्थितियां नजर आ रही हैं, बंधकों को लेकर बात अटकी हुई नजर आ रही है और ऐसे में जंग लगातार एक बड़ा रूप लेती दिखती है। और देखिए, ईरान में रूस की न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती होने वाली है क्या? अगली बड़ी खबर यही है और ये बहुत बड़ी खबर है। रूस, ईरान, हूती के सैन्य गठजोड़ से दुनिया डरी हुई है। हूती को क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में है रूस। हूती को मिल सकती है P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक रूसी मिसाइलों से रेड सी में और तेज होंगे हमले, इसके पूरे आसार हैं। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से मिडिल ईस्ट आई का ये बड़ा दावा सामने आया है। तो क्या रूस जंग के मैदान में एक और कदम आगे बढ़ाने वाला है? रूस, ईरान, हूती अमेरिका के खिलाफ एक नया सैन्य गठजोड़ बनता दिख रहा है। हूती को क्रूज मिसाइल देने की तैयारी में है रशिया। पश्चिम के खिलाफ नया गठबंधन बना रहा है रूस। ईरान, यमन, चीन और ब्रिक्स देशों के साथ रूस का सैन्य गठबंधन करने की तैयारी है। हूती को मिल सकती है P-800 एंटी शिप क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक रूसी मिसाइलों से रेड सी में हो सकते हैं जोरदार हमले। 2.6 मैक्स स्पीड वाली घातक एंटी शिप मिसाइल है P-800 और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये मिल गई हूती को तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये खबर सामने आई। और देखिए अगली बड़ी खबर, ईरान में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने की है तैयारी। ईरान में न्यूक्लियर वेपन तैनात करने पर विचार किया जा रहा है। रूसी वेपन की तैनाती से नेटो में खलबली मच गई है। इजराइल कीव को अमेरिकी वेपन सप्लाई का यह जवाब होगा रूस की तरफ से। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वैसिली नेमेंजिया की
ये बड़ी वार्निंग सामने आई। तो देखिए ये बड़ी खबर है, ईरान में रूसी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती से जुड़ी। मिडिल ईस्ट में पुतिन की न्यूक्लियर एंट्री से नेटो में जाहिर है खलबली मची हुई है। टेंशन के बीच रूस की ईरान में न्यूक्लियर तैनाती पर यह विध्वंसक दावा सामने आ गया है। ईरान में परमाणु हथियार तैनात करने पर विचार कर रहा है रूस और यह आधिकारिक तौर पर माना गया है। ईरान पर अमेरिका इजराइल के संभावित हमले को रोकने की कवायद शुरू हो गई है। इजराइल कीव को अमेरिका वेपन देता रहा तो आगे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वैसली नेबेंजिया ने यह सीधी सीधी वार्निंग दे दी। तो ये अपने आप में दुनिया के लिए चिंताजनक खबर है। रूस का विध्वंसक अलायंस सामने आ रहा है। ये देखिए न्यूक्लियर वेपन की तैनाती संभव है कहां? ईरान में। और नॉर्थ कोरिया की अगर बात की जाए तो यहां से सैन्य सुरक्षा संधि हो चुकी है। वियतनाम की बात की जाए तो सुरक्षा समेत 11 समझौते अमल में लाए जा चुके हैं। चीन की अगर बात करें तो रूस के साथ कई सुरक्षा डील कर चुका है चाइना। बेलारूस की बात की जाए तो 2023 से रूस के न्यूक्लियर वेपन यहां पर तैनात हैं। प्रोफेसर राजन, किस तरह से आप देखते हैं रूस के इस बड़े फैसले को? बाकायदा यूएन के मंच से ये तो आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। ईरान में न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती अगर हो गई तो इसके परिणाम आने वाले वक्त में क्या हो सकते हैं? देखिए समीर, इसके लिए पूरी तरह से अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि जो ओबामा के समय जो न्यूक्लियर JCPOA जो कि एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रहा था ईरान के साथ, उस संधि से ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था। और उसके बाद से एक ईरान में जो डोमेस्टिक प्रेशर है हमेशा रहा है कि चूंकि अमेरिका विड्रॉ कर चुका है तो हम क्यों नहीं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हैं। और एडिशनली मैं बता दूं कि रूस ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने के पक्ष में नहीं रहा है, और इसी कारण से आप जानते हैं कि अभी तक उसने दिया भी नहीं था। लेकिन जिस ढंग से रूस को कॉर्नर किया जा रहा है, उसको अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, तो उसमें यह मान के चले कि रूस नॉर्थ कोरिया को भी पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, ईरान को भी सपोर्ट करेगा, और जो भी दूसरे देश जो ब्रिक्स देश की आप बात कर रहे थे उनको सहयोग करने की कोशिश करेगा। तो हम उस अब टाइम में आ चुके हैं जब एक तरह से आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। अभी खुलेआम देश जो है दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात होती थी कि 5 पावर्स हैं, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल जैसे कुछ देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे मिडिल पावर्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी आएगी, और इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की जो बात है वो फिर से शुरू हो जाएगी, और चीन भी उसमें मदद करेगा। तो हम एक बहुत ही खतरनाक विश्व की ओर जा रहे हैं, जहां पे कि एक जो न्यूक्लियर डिटरेंस से आप देख रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की बात हो रही है। रूस ने तो एक तरह से बेलारूस को कुछ टैक्टिकल वेपन्स दिए भी हैं। तो एक तरह से प्रोलिफरेशन आपने देखा कि होना शुरू हो गया। अमेरिका ने भी ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से कमिट किया है सबमरीन्स देने का। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और ईरान को भी निश्चित रूप से रूस मदद करेगा। बिल्कुल, बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ ये जंग जाती हुई अब नजर आ रही है, जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया। और देखिए बड़ी खबर है, रूस के बाद बेलारूस पहुंचा है ईरानी ड्रोन। बेलारूस में मेड इन ईरान कामिकाजी ड्रोन की मौजूदगी। बेलारूसी सेना के परेड में पहली बार दिखा ईरानी ड्रोन। बेलारूस को रूस से मिले ईरानी कामिकाजी ड्रोन। मिन्स्क परेड में बेलारूसी सेना ने इसे प्रदर्शित किया है। ये देखिए वो तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बेलारूस में मेड इन ईरान कामिकाजी ड्रोन का किया गया है प्रदर्शन। और अगली बड़ी खबर, हूती ने अमेरिका को दे दी है विध्वंसक धमकी। रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की धमकी दे दी गई है। इस बार रेड सी में अमेरिकी जहाजों पर हूती की तरफ से हमले बढ़ाए जाएंगे। विध्वंसक आग के घेरे में होंगे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। यह साफ तौर पर कह दिया गया है हूती की तरफ से। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने खुद ये वार्निंग दी। तो हूती भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। रेड सी में डुबोएंगे अमेरिकी वॉरशिप। ये सीधी सीधी हूती की चेतावनी है अमेरिका को।
हूती ने अमेरिका को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। रेड सी में एयरक्राफ्ट कैरियर डुबोने की धमकी दी गई है। लाल सागर में आने वाला अगला एयरक्राफ्ट कैरियर हूती के टारगेट पर है, यह बता दिया गया है। विध्वंसक आग के घेरे में होंगे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड समेत कई वॉरशिप की मौजूदगी है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती की यह बड़ी चेतावनी सामने आई है अमेरिका के लिए। शंकर प्रसाद जी, किस तरह से आप देखते हैं इस चेतावनी को? रेड सी में वैसे भी बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है हूती ने अमेरिकी जहाजों के लिए, और अब एक तरह से इस खबर का सामने आना कि रूस आने वाले वक्त में कई घातक मिसाइलों से लैस कर सकता है हूती को, और हूती अमेरिका को देता है इतनी बड़ी चेतावनी, कैसे देखेंगे? ये चेतावनी हो रही है, इसमें देखिए जितनी खबरें आती हैं इसमें कई एक तो मीडिया हाइप भी होता है। अगर किसी वजह से किसी के दिमाग में ये बात आती है, साइप्रस में, यमन में हूती के दिमाग में कि हम यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट बनाएंगे, तो कोई इंजाम इनको समझ आ चुका होगा, समझ आना चाहिए, समझ चुके होंगे। उसके बाद जितनी इनकी अलाइड फोर्सेज हैं, अमेरिकन फोर्सेज, दे फार सुपीरियर। उनके पास इतनी ताकत है मिसाइल्स की, इतनी ताकत है कन्वेंशनल वेपन्स की, कि वो हूती को नहीं बल्कि उसके पूरे यमन देश को ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा गैम्बल शायद हूती के लिए ठीक नहीं होगा। बहरहाल इस लड़ाई में जिस किस्म से बढ़ रही है, कहना कठिन है कि कौन क्या कर बैठेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल समझने की है कि चारों तरफ से एक इस तरह से युद्ध चल रहा है कि किसी समय भी वो एक इतना खतरनाक बन सकता है कि पूरा विश्व उसमें फंस जाएगा। उस तरह आपने पहले बताया कि रशियन न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय हो चुके, यहाँ पर आप बता रहे हैं हूती अमेरिकन शिप्स को अटैक कर सकता है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अटैक कर सकता है। इससे बड़ी खतरनाक खबर हो नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। और खास बात शंकर प्रसाद जी ये है कि हूती चीफ ने खुद ये वार्निंग दी है, और सीधे तौर पर इस धमकी के मायने क्या हैं, और रूस का हूती के सिर पर हाथ होना, कहीं ना कहीं हूती विद्रोही इसलिए इस तरह की धमकी देने में सक्षम तो नहीं हो रहे हैं। बढ़ावा कौन दे रहा है ये हम समझेंगे। मनीष झा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। गाजा में हमास का विध्वंसक हमला। हमास ने आईडीएफ पर हमले का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ के ठिकानों पर अल कस्साम ब्रिगेड, जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसने हमला किया है। अल कस्साम ब्रिगेड का आईडीएफ आर्मर्ड व्हीकल पर हमला। टनल से निकलकर हमले को अंजाम दे रहे हैं हमास के लड़ाके। कैसे, ये देखिए। और देखिए अगली बड़ी खबर, जबालिया में इजरायली टैंक का संघार। हमले में इजरायल का मरकोवा टैंक तबाह। हमास का चीनी आरपीजी से हमले का दावा सामने आया। इजरायली सैनिकों के ठिकानों पर हुए हैं हमले। और अगली बड़ी खबर गाजा से ही जुड़ी। गाजा के शुजाया में चल रही है भीषण जंग। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने की है बमबारी। एक और वीडियो आपके सामने। धमाकों में हमास की कई इमारतें तबाह करने का दावा। कई जगहों पर आईडीएफ और हमास के लड़ाके आमने सामने। और युद्ध के मैदान से आ रही इन 3 विध्वंसक तस्वीरों पर गौर कीजिए। आईडीएफ के ठिकानों पर अल कस्साम ने किया है हमला, वहीं इजरायली सैनिकों के ठिकाने पर जोरदार हमले हुए हैं। गाजा के शुजाया में भी भीषण जंग चल रही है, और यहां हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने कर दी है बमबारी। और अगली बड़ी खबर लेबनान से जुड़ी। लेबनान में जल्द होगा विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। जुलाई के सेकेंड हाफ में हमला कर सकता है इजरायल। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। नॉर्थ इजरायल में अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है।
तो क्या आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से अब दहलेगा लेबनान? यह है बड़ा सवाल। जुलाई के सेकेंड हाफ में हमला कर सकता है इजराइल। दक्षिण लेबनान में बड़े जमीनी हमले की तैयारी में है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट हुआ है। नॉर्थ इजराइल में अस्पतालों को यही वजह है कि हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, लेबनान में होने क्या वाला है? इजराइल के इरादे क्या हैं? देखिए, इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि धीरे धीरे ही सही राफा में किसी तरीके से वो अपनी मूवमेंट करे। लगातार उनकी इन्फेंट्री और आर्मर्ड ब्रिगेड्स को लगातार डिप्लॉय कर दिया गया नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, और एक तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम की तलाश में है इजराइल कि जब तक वो सपोर्ट सिस्टम उसके मेडिटेरियन सी के अंदर या फिर उसको लगातार ग्राउंड पर नहीं मिल जाता, आर्म्स एंड एम्युनिशन का सपोर्ट स्टोर नहीं हो जाता, तब तक इजराइल बड़ी जंग के लिए लेबनान में नहीं कूदेगा। लेकिन ये जरूर तय है, आप मान के चलिए कि इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगा। भले ही वो छोटे ऑपरेशन हो, भले ही वो लगातार ऐसे ऑपरेशन हो जो करीबन 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में हो, लेकिन लेबनान के इलाकों में इजराइल ये ऑपरेशन करने के लिए मन बना चुका है। अमेरिका से इसको लेकर डिस्कस कर चुका है, लेकिन अभी यह तय नहीं किया जा रहा कि आखिरकार वो ऑपरेशन कितना बड़ा होगा, उसकी रेंज क्या होगी, वो ऑपरेशन किन किन इलाकों में ज्यादा किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर लगातार डिस्कशन अब भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इजरायली सेना में सैनिकों की भारी कमी से जुड़ी। जी हां, सैनिकों की कमी हो रही है। लेबनान जंग से पहले सैन्य भर्ती करेगा इजराइल। आईडीएफ को इस वक्त मौजूदा हालात में 10,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है। कट्टरपंथी इजरायली समुदाय से हो सकती है नई भर्ती, ये भी जानकारी मिल रही है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह बड़ा दावा किया है। मौजूदा सूरत हाल में आईडीएफ को 10,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली सेना में सैनिकों की भारी कमी से जुड़ी। लेबनान में पूर्ण जंग से पहले सैन्य भर्ती करेगा इजराइल बड़े पैमाने पर। आईडीएफ को 10,000 सैनिकों की तुरंत आवश्यकता है। योव गैलेंट खुद ये कह रहे हैं, कट्टरपंथी हरेदी समुदाय से 4,800 सैनिकों की भर्ती हो सकती है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने हरेदी समुदाय को सैन्य सेवा करने से मिली छूट खत्म कर दी है। गाजा युद्ध के बीच 900 सैन्य अधिकारी इस्तीफा देने का कर रहे हैं विचार। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष, इस खबर में कितना दम आपको नजर आ रहा है, और क्या वाकई जैसी कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल इस वक्त सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा है, ये सच है? देखिए, इजराइल में एक अलग किस्म का कोहराम चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कट्टरपंथी यहूदी समुदाय है, इसको मैं ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय कहूंगा, जो परंपरागत तरीके से रहते हैं, सोचते हैं, इनको नौकरी करने में छूट हासिल है, इनको सेना में जाने की छूट नहीं है। ये मतलब पूजा पाठ और उसी तरह के धर्म कर्म के में ही लगे रहते हैं, ये दैनंदिन के काम में नहीं लगे रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी इजराइल के अस्तित्व के लिए इतना बड़ा संकट है, तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समुदाय के लोगों से भी अगर जरूरी होगा तो उन्हें भी सेना में जाना पड़ेगा, जिसको लेकर इजरायली समुदाय में अलग से इस वक्त तनाव है। वो कह रहे सरकार को कि बताइए, अगर इनको भी लड़ना पड़ रहा है तो समझिए कितनी बड़ी क्राइसिस है। इसको इस रूप में देखिए। दूसरी बात, इजराइल के सैनिकों का जो एक सबसे टॉप बॉडी है, उसे जनरल स्टाफ फोरम कहते हैं, जिसमें करीब 30 जनरल है, कुछ जो एग्जिस्टिंग जनरल है, जो कुछ फॉर्मर जनरल है। उन सब का यह मानना है कि इजराइल में अभी गोले बारूद की कमी हो गई है, साजो सामान की कमी हो गई है, मोराल भी कम हो गया है। देखिए, 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास से बदला लेना है, यह एक अलग मानसिकता थी, लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए वो मनोबल नहीं है। ऐसे में तमाम इजराइल के सेना के बड़े अफसर नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि हिजबुल्लाह से जंग न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ या तो हमास के साथ पॉज बटन रखा जाए ताकि हिजबुल्लाह से जंग के लिए हमें तैयारी करने का समय मिल सके। तो ये सब कुछ इस वक्त इजराइल में चल रहा है। मुझे लगता है कि इन सब के बीच में नेतन्याहू को सीधे सीधे युद्ध का फैसला करना अभी बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल होगी। और हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि कैसे ट्रिपल एच इजराइल के लिए अभी भी एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। हिजबुल्लाह, हूती और हमास से लगातार जंग इजराइल की जारी है, और इजराइल को भी सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन रूस और चीन की समुद्री जंग की खबर जो है वो भी अब आपके सामने आने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का खौफ और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। रूस और चीन
कैसे मिलकर इस जंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब हम उस चौकड़ी की बात करते हैं तो रूस और चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे मुल्क भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखिए कैसे जंगी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर हमारे पास आई है नीप्रो में रूस के बड़े हमले से जुड़ी। कुछ देर पहले नीप्रो पर बड़ा अटैक हुआ है। युजमाश प्लांट पर मिसाइल स्ट्राइक हो गई है। रूसी मिसाइल से यहां भयंकर तबाही मची है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, 27 लोग घायल हैं और ये आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ भी सकता है। थोड़ी देर पहले की ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। युजमाश प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मिसाइल अटैक हुआ है। नीप्रो में रूस एक बड़ा हमला कर पाने में कामयाब रहा है। नीप्रो की ये तस्वीरें, बेहद बड़ा हमला और इसके बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। नीप्रो पर यह बड़ा अटैक हुआ है। युजमाश प्लांट को बनाया गया है निशाना और यहां पर की गई है मिसाइल स्ट्राइक। रूसी मिसाइल से इस पूरे इलाके में भयंकर तबाही मची है। कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। इस हमले में अब तक 4 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है, इसकी आशंका बरकरार है। तस्वीरें आपके सामने। और अगली बड़ी खबर का अब हम रुख करेंगे। रूसी ग्लाइड बॉम्ब से यूक्रेनी बेस में मची है तबाही। फैप 3000 से हमला कर रहा है रूस। यूक्रेनी एयरबेस पर ग्लाइड बॉम्ब से अटैक हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, पोल्तावा से खार्किव तक इस्तेमाल हो रहे हैं फैप 3000 बॉम्ब। Сейчас, подожди, сейчас начнут этот земля. Сейчас, подожди, сейчас начнут этот земля. और अगली बड़ी खबर ज़ेपोरिजिया से जुड़ी। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी पोजीशन पर किया गया अटैक। रोबोटिन इलाके में RBK-500 से हुआ है हमला। क्लस्टर बॉम्ब RBK-500 से कैसी भारी तबाही मची है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये बड़ी खबर रूस के लिए एक बड़ा झटका है। रूस के विस्फोटक से भरे गोदाम पर हमला किया गया और ये पूरा गोदाम तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के गाइडेड बॉम्ब से रूसी बेस पर किया गया अटैक। खार्किव में दरअसल रूस ने ये बेस बनाया था और इसे ताजा हमले में कैसे किया गया बर्बाद, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खार्किव में ये रूस का बेस मौजूद था जिस पर टारगेटेड अटैक किया गया है। इसे टारगेट बनाया गया है और कर दिया गया है तबाह। और देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त युद्ध के मैदान से आपके सामने हैं। किस तरह से फैप 3000 बॉम्ब का, बेहद खतरनाक बॉम्ब जिसका इस्तेमाल अब रशिया लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेनी एयरबेस पर इसका इस्तेमाल किया गया है। ज़ेपोरिजिया में लगातार बर्बादी हो रही है और रूस का एक विस्फोटक से भरा पूरा का पूरा गोदाम नष्ट हो गया है यूक्रेन के हमले में। ये इस वक्त के हालात हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन ताइवान में युद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ रही है चीन की दादागिरी। चीन ने ताइवान के जहाज पर कर लिया है कब्जा। PLA नेवी के कब्जे में ताइवानी फिश बोट है। किनमैन द्वीप के पास चीन की उकसावे वाली हरकत सामने आई।
ये देखिए तस्वीरें, ताइवानी जहाज पर चीन ने कैसे कर लिया है कब्जा और एक बार फिर ताइवान को उकसाने की गई है भरपूर कोशिश। युद्ध की दहलीज पर इस वक्त ताइवान स्ट्रेट नजर आ रहा है। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ती जा रही है चीन की दादागिरी। पीएलए नेवी ने ताइवानी जहाज डेजनमैन पर कब्जा कर लिया है। किनमैन आइलैंड से चीन के फुजियान ले जाया गया है इस ताइवानी बोट को, यह खबर सामने आई है। चीन के कब्जे में जहाज के कैप्टन समेत 6 क्रू मेंबर्स हैं। ताइवानी कोस्ट गार्ड्स ने पीएलए नेवी को दी है इसके बाद चेतावनी। रूस और चीन मिलकर आखिर क्या करने की जुगत में हैं, मनीष? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किनमेन की स्थिति को अगर आप देखें तो किनमेन ताइवान के मुख्य आइलैंड से बहुत दूर और चीन के जो मुख्य फुजियान शहर है उससे महज 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब हुआ ये कि एक ताइवानी जो फिश शिप है वो अपना फिशिंग करते हुए, ऐसा चीनी कोस्ट गार्ड का आरोप है कि वो चीनी एरिया में चली गई थी। ये अलग बात है कि चाइना तो रोज यही काम कर रहा है, वो तो रोज मीडियन लाइन को पास करता है, रोज ताइवानी एयर स्पेस में को वायलेट करता है, रोज ताइवान के वाटर सीमा का वायलेशन करता है। लेकिन वो गलती से वो मछुआरे उधर चले गए तो उनको चाइनीज ने पकड़ कर रख लिया है। अब अगर चाइना का ये कहना है कि हमारे तरफ मत आओ तो चाइना भी ताइवान की तरफ मत जाए, लेकिन हालात यहाँ दूसरा है ये कि चीन इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आज के दिन में हमने फिश बोट को पकड़ा है, कल के दिन में हम किनमेन को ले लेंगे, मात्सू को ले लेंगे और फिर अगली बारी ताइवान के मुख्य आइलैंड की होगी, जो कि होने वाला नहीं है क्योंकि ताइवान की तरफ से सारी तैयारी कर रखी है। फिर चाहे वो किनमेन हो, मात्सू हो या फिर ताइवान के जो आइलैंड्स को घेरे हुए तमाम जो बेसिस है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, दुनिया के सबसे बड़े नेवी ड्रिल पर चीन की नजर है। रिमपैक्ट ड्रिल की जासूसी कर रहा है चीन, ये बड़ी खबर। प्रशांत महासागर में चीन का वॉरशिप जापानी द्वीपों के रास्ते पैसिफिक पहुंचा। पीएलए वॉरशिप, तस्वीरें आपके सामने, जापान के 3 बड़े द्वीपों की घेराबंदी की कोशिश में है चीन। प्रशांत महासागर में चीन के वॉरशिप की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि आने वाले वक्त में चीन के इरादे क्या हैं और जापान के 3 बड़े द्वीपों की घेराबंदी की कैसे कोशिश कर रहा है चीन। तो समंदर में अमेरिकी ड्रिल की चीनी जासूसी हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े नेवी ड्रिल रिमपैक्ट पर चीन की नजर है। रिम ऑफ द पैसिफिक ड्रिल की जासूसी कर रहा है चाइना। ड्रिल के वक्त प्रशांत महासागर में जापानी द्वीपों के पास पीएलए नेवी के 3 ग्रुप्स की मौजूदगी है। जापानी द्वीपों के रास्ते पैसिफिक पहुंचे चीन के 4 वॉरशिप, एक जासूसी जहाज भी पहुंचा है। रिमपैक्ट ड्रिल में 29 देशों के 40 वॉरशिप मौजूद हैं। 25,000 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका की अगुवाई में यह ड्रिल अंजाम दी जा रही है और इस ड्रिल को लेकर चीनी जासूसी की खबर सामने आई। और अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर 3 का तेजी से बढ़ा खतरा। नेटो देश के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन, आयरलैंड के पास रूस ने तैनात की है अटैकिंग सबमरीन। अमेरिका यूरोप को जोड़ने वाले समुद्री केबल पर दरअसल बड़ा खतरा पैदा हो गया है और यह खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कैरेबियन सागर के पास भी रूस का परमाणु बेड़ा मौजूद है। तो यह अहम खबर है, आयरलैंड में रूसी सबमरीन WW3 वर्ल्ड वॉर 3 का सीन साफ तौर पर नजर आ रहा है। नेटो देश आयरलैंड के पास रूस की न्यूक्लियर सबमरीन, कलिप क्रूज मिसाइलों से लैस रूसी परमाणु पनडुब्बी है ये। अमेरिका यूरोप को जोड़ने वाले समुद्री केबल पर इससे खतरा बढ़ गया है। आयरिश सागर से गुजरती है 75% ट्रांस अटलांटिक केबल। यूक्रेन जंग के बाद रूस ने आयरिश सागर में 2 बार सबमरीन की तैनाती की है।
और आइए बात करते हैं पुतिन के बदले की। जी हां, ब्लैक सी फ्लीट पर हमले का रूस ने बदला ले लिया है। यूक्रेन के एयरबेस डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। 48 घंटे में यूक्रेन के 30 फाइटर जेट्स बने हैं निशाना। यूक्रेन के 11 रडार सिस्टम और 9 डिफेंस सिस्टम को कर दिया गया है तबाह। यूक्रेन को यह बड़ी चोट पहुंचाई है रूस ने। तो पुतिन का बदला, यूक्रेन का कवच तबाह। जी हां, यूक्रेन के एयरबेस डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स बनाए गए हैं निशाना। 48 घंटे में Su-27, MiG-31 समेत 30 फाइटर जेट तबाह कर दिए गए हैं। कितना बड़ा नुकसान है ये। पोल्तावा के मिरहोरोद एयरबेस के रनवे को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन के 11 रडार स्टेशन, 4 हाइमार्स, 3 पैट्रियट नष्ट किए गए। फैब 500, फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से किया जा रहा है अटैक। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, किस तरह से आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन के इस बदले को? देखिए, अभी जो यूक्रेन को लेके जो स्थिति है, एक तरह से रूस भी उस ढंग से बढ़त नहीं बना पा रहा है। हाँ। और यूक्रेन की स्ट्रेटजी है कि हर हाल में खार्किव में उसको रोका जाए रूस को, और क्राइमिया का जो इलाका है, खासकर सेवास्तोपोल, जहां पे काफी हमले यूक्रेन ने किए हैं पिछले दिनों में, तो उसको किसी ढंग से उसका नाश किया जाए। सेवास्तोपोल में जो ये ब्लैक सी फ्लीट है, आप जानते हैं, और न्यूक्लियर फ्लीट है, तो उसको क्राइमिया को किसी न किसी तरीके से वो आक्रमण का निशाना बना रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि अभी जो 3 महीने का समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन को यह भी लगता है कि अगर अमेरिका में बदलाव होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं, तो उसके बाद वो जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट अचानक से बंद हो जाएगा। यूक्रेन को जो भी करना है, 3-4 महीने का समय है, नवंबर में इलेक्शन है, तो उस समय का समय, उसमें ज्यादातर बढ़त अगर नहीं बना पाए तो यूक्रेन फिर से अपने जो उसके इलाके कब्जे में है रूस के पास, उसको लेना उसके लिए बहुत ही असंभव हो जाएगा। तो अभी स्ट्रेटजी है कि अग्रेसिव और असर्टिव होकर ज्यादा से ज्यादा जो कब्जे वाले इलाके हैं उसको वापस लिया जाए। बिल्कुल, और इसी स्ट्रेटजी पर फिलहाल रूस काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन जंग से आई है दिल दहला देने वाली तस्वीर। अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। रूसी सैनिक पर ड्रोन से पिन पॉइंट अटैक किया गया। ये देखिए तस्वीरें। कई रूसी सैनिक की जान, सैनिकों का पीछा कर टारगेट कर रहे हैं ड्रोन। तो ड्रोन किस तरह से एक बड़े हथियार के तौर पर इस जंग में सामने आया है, इसकी मिसाल है ये तस्वीर। कैसे एक रूसी सैनिक को ट्रैक किया जाता है, एक ड्रोन इस रूसी सैनिक को ट्रैक करता है और फिर पिन पॉइंट अटैक में हमला किया जाता है और इस सैनिक की जान चली जाती है। और एक और बड़ी खबर, रूसी बेस पर यूक्रेन का हमला हुआ है। यूक्रेन ने यह बड़ा हमला अंजाम दिया है पैट्रियट मिसाइल के जरिए। पैट्रियट मिसाइल से यूक्रेन ने यह अटैक किया। एक साथ कई पैट्रियट मिसाइलें दागी गई। अमेरिका से यूक्रेन को मिली हैं पैट्रियट मिसाइलें, और अब उनका कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है यह भी देखिए। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में नेटो का बड़ा वॉर प्लान सामने आया है। ये वॉर प्लान क्या है जरा जान लीजिए। कीव में तैनात होगा नेटो का हाई रैंक अधिकारी, यह तय किया गया है। नेटो के सोर्सेस से वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा सामने आया है। यूक्रेन के लिए नेटो के 700 सैनिक तैयार हैं। कीव में तैनात किया जाएगा नेटो अधिकारी को। तो देखिए, यूक्रेन के युद्ध में नेटो की ये डायरेक्ट एंट्री है। अमेरिका से अलग नेटो ने यूक्रेन के लिए ये प्लान बनाया है। कीव में नेटो के टॉप कमांडर की तैनाती का प्लान बनाया गया है। कीव के लिए 700 नेटो सैनिकों की बाकायदा एक नई यूनिट बनेगी। जर्मनी के विस्बैडन में होगी नेटो सैनिकों की तैनाती।
यूक्रेन को सैन्य और हथियारों की मदद पहुंचाएंगे ये नाटो सैनिक, ये तय किया गया है। तो यूक्रेन के युद्ध में एक तरह से नाटो की डायरेक्ट एंट्री से जुड़ी ये खबर है। अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ मनीष और सुमित, आपका भी बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट के लिए।